हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस सीरीज़ जैविक खेती यात्रा शून्य के दूसरी कड़ी में। और इस कड़ी का सब्जेक्ट होगा इस सीरीज़ के पीछे या जैविक खेती के प्रति मेरी रुचि कैसे आई, कहाँ से मैंने प्रेरणा पाई और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा विजन क्या है। इसके सफर में आने वाली कठिनाइयों, चुनौतियों के बारे में तथा उनसे कैसे हम समाधान पाते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं जैविक खेती यात्रा शून्य एपिसोड 2। मुझे जैविक खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली, अगर इस संदर्भ में हम बात करें तो आपको जैसे मैंने बताया था कि इस वाले पॉट पे मैंने केचुआ वर्धन करना शुरू किया था और ये अचानक ही मुझे नज़र आ गई थी। और साथ में ये जो पीछे के पॉट आप देख पा रहे हैं, करेले के नार, इसी तरह से जब लॉकडाउन लगी थी और पूरा विश्व कहीं थमसा गया था, तब उस शांत वातावरण में, उस तन्हाई में मुझे करेले की ये नार आती हुई प्रतीत हुई। और क्योंकि करने को कुछ था नहीं किसी के पास, वैसे मेरे पास भी नहीं थी, तो मैंने उसका केयर करना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे मेरे पुराने वीडियो में आप देख पाएंगे, ये पूरा करेले की नार से ढकी हुई थी और उसमें फल भी बहुत अधिक मात्रा में आते थे। तब मुझे लगा कि अगर बिना किसी निवेश के भी हम इस तरह से घर में ही पौधों के प्रति एक जो हमारी अनायासी आकर्षण है, उस आकर्षण को, उस रुचि को अगर चाहे तो अपने प्रोफेशन में आप बदल सकते हैं। और मैंने वहाँ से शुरुआत की और देखते देखते मैंने कई अलग अलग प्रकार के पौधे लगाना शुरू किए। उसी बीच में टमाटर, मिर्ची, भिंडी, कद्दू, और इन सब में आस्ते सफलता मिलती गई। और मुझे कम निवेश में ही, कम या यूँ कहें कि निवेश नील के रूप में था, जो मेरे सामान्य खर्चे थे, उन्हीं खर्चों में से ही मैंने ये जैविक खेती के प्रति एक रुचि दिखाई और वो करने लगा। और अंततः आज जाके, जैसा आपके पहले वीडियो में मैंने बताया था, वो सारे प्रयास हमने शुरू कर दिए हैं। तो अगर मेरे विजन की बात करें तो मैं एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धा नहीं कहें, एक सहयोगी या सहयोगात्मक भावना से ये प्रयास करता रहूँगा। और जैसा अन्य लोगों का रुचि है, उस हिसाब से जैसे जुड़ेंगे हमसे, तो जो भी हो सकेगा मैं उनसे सीखूंगा और जो मुझे आएगा उनको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से हम एक समावेशी पर्यावरण के लिए एक छोटा सा अदना सा प्रयास कर सकते हैं। तो ये हमारी इस सीरीज का एक उद्देश्य है, एक विजन है। और साथ साथ में जैविक खेती से जुड़े हुए जितने भी ऐसे व्यवसाय हैं, जैसे मशरूम कल्चर, रोपड़ी का हो गया, इन सब चीज़ों के प्रति भी हमारा एक सार्थक प्रयास होगा। और इन सब में आप सबका सहयोग तो आसानी पर आश्रित है ही। यदि हम जैविक उत्पादों की बात करें तो जैविक खेती में जो फल होते हैं वो थोड़ा देर से आते हैं। और पौधों के विकास में भी आपके जो रासायनिक खेती के उत्पाद होते हैं उससे करीबन 1-1.5 महीना विलम्ब होता है, ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जहाँ तक बात हम फलों की बात करें तो आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं, इस तरह से एक डाल पे कितनी फल लगी हुई है, जबकि इसका लिस्ट केयर किया हुआ है, देख सकते हैं। और हाँ, ये सच है कि इसमें रैपिंग यानी फल के पकने का जो समय होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है। और जहाँ ये अगर एक बार पक जाते हैं तो आपका यूज टाइम भी बहुत लंबा प्राप्त होता है। बात यह है कि अगर आप रासायनिक खेती के उत्पाद लेते हैं तो उसको जल्दी उपयोग करने की आपको बाध्यता होती है, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे। और मैं जहाँ तक मिर्ची का आपको दिखाना चाहूँगा,
मिर्ची की साइज भी ऑलमोस्ट सामान्य जो आप बाजार से मिर्ची खरीदते हैं रासायनिक खेती के उत्पाद वाले, उनसे थोड़ी सी छोटी जरूर है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक है। और एक तो मिथ्या यहाँ से मैं कहना चाहूँगा आपको, ये टूटता है कि जैविक खेती में उत्पाद आपके कम आते हैं, फल कम आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसमें अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो आपके पास डेली प्रोडक्शन नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आप अलग अलग क्यारियों में अलग अलग समय अंतराल में, जैसे 15 दिन या 1 महीने के समय अंतराल में पौधे रोपित करें, ताकि आपके पास हमेशा पके हुए फल उपलब्ध हो। तो बड़े लेवल पे अगर आप करना चाहें तो ये बहुत आसान है। और ये जो आप देख पा रहे हैं पौधा, ये लिस्ट केयर में है। जैसे कि आपको विदित है कि जब मैं पिछला वीडियो डाला था वो कहीं और का था, जहाँ पे मेरा निवास है, और ये सिटी के मध्य में है। ये जो जगह है ये सिटी के मध्य में है, यानी वेल डेवलप्ड सिटी आप कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी के मध्य में। अगर इस तरह से हो पा रहा है तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं वो हमें आत्मविश्वास ही देता है। जैविक खेती में यदि हम निवेश की बात करें तो ये करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बाजार पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत की थी तब मेरे पास अनायास ही कुछ वर्म्स, ये अर्थवर्म मिल गए थे मुझे। और ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये वाली, इस कंटेनर में मैंने कुछ केंचुए को चलते हुए देखा, और बस थोड़ी बहुत जानकारी थी तो मैंने इसमें गोबर की खाद डाला। तो इसमें पूरा करीबन यहाँ तक मुझे वर्मी कंपोस्ट हूबहू जो बड़े लेवल पे जो प्रोडक्शन होता है उसके क्वालिटी का ही मिला। और इससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसका अपने ही घर में छोटे लेवल पे ही सही एक बार करने का प्रयास करता हूँ, और उसका रिजल्ट मुझे आशानुकूल मिला। आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी छोटी सी बालकनी में कैसे मैंने शुरुआत की थी। ये जो आप ट्रे देख पा रहे हैं पीछे, 2 ट्रे है। इन 2 ट्रे में मैंने कुछ गोबर और मिट्टी की एक पतली सी परत डाल के वहाँ से अर्थवर्म कल्चर करना शुरू किया। और आज अभी आपको ले चलूँगा दूसरी बालकनी में, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से अपने घर के उपयोग के लिए आत्मनिर्भर तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। और देखिए इसका रिजल्ट देखिए, एक एक एलोवेरा का पौधा का जो कलर है, ग्रीन कलर, ये कितने कंट्रास्ट वाली है। ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से हेल्दी प्लांट है मेरे। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये भिंडी के पौधे हैं जिनमें फल लगे हुए। इससे पहले मैं कुछ फल यहाँ से तोड़ चुका हूँ। ये देख रहे हैं भिंडी के फल, और ये भी पूरी तरह से कह सकते हैं ग्रीन है और बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये रही एक बेड, अब देखें ये एक बेड है जिसमें मैंने अभी जो स्वतः ही प्रवर्धित जो केंचुए हैं उनसे शुरुआत करी है। तो इसमें अभी चल रहा है, देखिए ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है और इसमें छोटे छोटे केंचुए आप देख पा रहे हैं। ये तो अगर आप चाहें तो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ही अपने घर के उपयोग के लिए ही केंचुए वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। यदि हम जैविक खेती की लाभ के बारे में अगर बात करें तो जैसा आपको पता ही है कि ये पर्यावरण अनुकूल तो है ही, साथ में पर्यावरण में उपस्थित हर एक चीज कहीं न कहीं निःशुल्क उपलब्ध है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यदि मैं कहूँ कि कीटनाशक के रूप में अगर हम रासायनिक खेती की तरफ जाएं तो हमें बाजार पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर रासायनिक उर्वरक के पीछे जाएं तो बाजार पर निर्भरता बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा, गोबर की उपलब्धता हमारे भारत में बहुत अधिक है और नीम अनायास से आपको यहाँ कहाँ कहीं भी मिल जाएंगे, उसके वृक्ष लगे हुए हैं। तो कीटनाशक हो गया, आपका खाद हो गई और अब वर्मी कंपोस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें आपको
स्वतः ही अवेलेबल है। इवन अगर आप गार्डनिंग में भी रुचि रखते हैं तो कोकोपीट, आपकी चाय की पत्ती से बनी हुई खाद, ये सारी चीजें आपकी कम प्रयास के फलस्वरूप भी आपको अधिक लाभ या फिर अधिक संतुष्टि दे जाती है। तो मैं वो सब तो कर ही रहा हूँ, और क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूँ, इससे पहले मुझे जैविक खेती के बारे में, आप विश्वास करें, बिल्कुल नहीं पता थी। और आज थोड़े बहुत जानकारियाँ हैं और सीखने के लिए अभी भी मैं लालायित हूँ। तो जो भी मित्र अगर चाहते हैं उनके पास ऐसी कुछ जानकारी हो जो हम सबके काम आ जाए, तो उन सबसे अनुरोध है कमेंट्स में ज़रूर मुझे उसके बारे में जानकारी देते रहें। और ये एपिसोड यूँ ही लगातार चलते रहेंगी तब तक कि किसी सफल मकाम पर हम ना पहुंच जाए। और इस यात्रा के लिए आपका साथ होना बहुत ही आवश्यक है, और आपका साथ रहेगा तो यात्रा वैसे भी सुखदमय होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मंडे को पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा, जीवन धरा के खिलाफ नहीं, धरा के साथ, तभी हम सबका जीवन बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक पूर्ण से चल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।